अगस्त 15, 1982। सियाटल शहर के बाहरी छोर पर बहने वाली एक शांत सी नदी ग्रीन रिवर। उस दिन एक 41 साल का आदमी रॉबर्ट एन्सवर्थ अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतरता है। वो पहले भी कई बार यहां आया था फिशिंग के लिए, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही वो धीरे धीरे पानी के साथ बह रहा था, उसने देखा नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है और थोड़ा आगे एक ट्रक में एक जवान लड़का बैठा है। एन्सवर्थ ने सोचा शायद ये दोनों भी फिशिंग करने आए हैं। वो चिल्लाते हुए पूछता है, भाई कुछ मिला क्या? वो आदमी जवाब देता है, नहीं अभी तक कुछ नहीं। फिर वो मुस्कुराता है और एन्सवर्थ से पूछता है, और तुम्हें कुछ मिला? एन्सवर्थ मजाक में कहता है, बस एक पुराना पेड़ का टुकड़ा। और फिर वो दोनों ट्रक में बैठ के चले जाते हैं। रॉबर्ट फिर अपनी नाव को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ मिनट बाद उसकी आंखें थम जाती हैं। नदी के पानी में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं देखा था। पानी के नीचे एक चेहरा था, एक जवान लड़की का चेहरा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, सीधा एन्सवर्थ की तरफ देख रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा शायद ये कोई पुतला है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नाव पलट जाती है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है, उसे महसूस होता है ये कोई पुतला नहीं, ये एक लाश है, एक इंसान की लाश। उसके पास ही एक और डेड बॉडी तैर रही थी, आधी नंगी, पानी में डूबी हुई। रॉबर्ट का दिल तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत तैर कर किनारे आता है, सांस लेने की कोशिश करता है और शौक में वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ साइकिल पे आता है। रॉबर्ट उन्हें रोकता है और कहता है, पुलिस बुलाओ, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। आधा घंटा नहीं गुजरा था कि एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गया। रॉबर्ट ने सब कुछ बताया, पर ऑफिसर को यकीन नहीं हुआ। वो खुद पानी में जाके लाश तक पहुंचता है और जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर और पुलिस बैकअप बुलाया गया। पुलिस ने एरिया सील कर दिया और आसपास खोज शुरू हुई। और तब उन्होंने देखा एक और लाश, एक और जवान लड़की की बॉडी आधी घास में छिपी हुई, सिर्फ 30 फीट दूर जहां से पहली 2 बॉडीज मिली थी। उसके हाथ और पैर पर चोट के निशान थे, जैसे उसने जिंदगी के लिए लड़ाई की हो। बाद में पता चला उसका नाम था ओपल मिल्स, सिर्फ 16 साल की, और वो अपनी मौत के सिर्फ 24 घंटे पहले तक जिंदा थी। चीफ मेडिकल एग्जामिनर डोनाल्ड राय ने सीन पर ही बॉडीज एग्जामिन की। तीनों लड़कियों की मौत एक ही तरीके से हुई थी, गला घोंटने से। बाद में उनका डीएनए और एविडेंस बताता है इनमें से 2, मार्शा चैपमैन 31 साल और सिंथिया हाइंस 17 साल, के शरीर के अंदर पिरामिड शेप के पत्थर फंसाए गए थे और उन्हें पानी में पत्थरों से दबा के रखा गया था। सियाटल पुलिस को अब समझ आ गया था ये कोई आम कत्ल नहीं है, एक सीरियल किलर उनके बीच था, एक शैतान जो हर बार एक नई जिंदगी ले रहा था और ग्रीन रिवर को अपना शमशान घाट बना रहा था। ग्रीन रिवर के किनारे से मिली 3 लाशों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के लिए ये एक बुरा सपना बन गया था। एक के बाद एक जवान लड़कियां गायब हो रही थीं, और जब मिलती थीं तो सिर्फ उनकी डेड बॉडीज मिलती थीं। डिटेक्टिव्स को समझ नहीं आ रहा था ये आदमी है कौन, क्यों हर बार अपने शिकार को नदी के आसपास फेंक देता है। 6 महीनों के अंदर टोटल 6 बॉडीज मिल चुकी थीं, सब एक ही तरीके से, गला घोंटना, सेक्सुअल असॉल्ट और नदी में लाश फेंक दी गई। पुलिस को अब यकीन हो गया था ये एक सीरियल किलर है। इस किलर को एक नाम मिल गया, द ग्रीन रिवर किलर। सियाटल पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। किंग काउंटी के टॉप डिटेक्टिव्स को बुलाया गया।
ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि टेड बंडी के टाइम के बाद ये अमेरिका का सबसे बड़ा मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन गया। मेजर रिचर्ड क्रैस्के और डिटेक्टिव डेव राइकर्ट ने टीम लीड की और FBI के जाने माने प्रोफाइलर जॉन डगलस को भी बुलाया गया। वही जॉन डगलस जिन्होंने टेड बंडी का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के स्टार्टिंग दिन बिल्कुल अजीब थे। बहुत सारी रिपोर्ट्स, टिप्स और एविडेंस एक साथ आ रहे थे। पुलिस के पास मैन पावर और सिस्टम दोनों कम पड़ गए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि हेल्पर्स को बुलाया गया ताकि वो सबूतों को ढूंढने में मदद कर सकें। जल्दी ही डिटेक्टिव्स ने एक चीज नोटिस की। बहुत सारी शिकार एक दूसरे को जानती थीं। उन सब का पास्ट सेक्स वर्किंग से जुड़ा था। उन्होंने डिसाइड किया किलर की तलाश वहीं से शुरू करते हैं जहां ये लड़कियां काम करती थीं। सियाटल का रेड लाइट एरिया साउथ 139 स्ट्रीट से लेकर साउथ 272 स्ट्रीट तक हजारों सेक्स वर्कर लड़कियों के इंटरव्यूज लिए गए, लेकिन कोई भी पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। सबको डर था या तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा या किलर उन्हें भी मार देगा। फिर एक दिन एक प्रोस्टिट्यूट ने रिपोर्ट फाइल की। उसने बताया कि एक आदमी ने ग्रीन रिवर मर्डर्स के बारे में बात की थी। उसके बाद टास्क फोर्स ने उस आदमी को पकड़ा। अगस्त 20, 1982 को पुलिस ने अनाउंस किया, हमने ग्रीन रिवर किलर को पकड़ लिया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके खिलाफ एक भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। वो आदमी रिलीज कर दिया गया और किलर फिर से फ्री था। थोड़ी ही देर बाद 2 और प्रोस्टिट्यूट्स ने पुलिस को रिपोर्ट्स दी। उन्होंने बताया कि एक ब्लू एंड व्हाइट पिकअप ट्रक वाला आदमी उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। पहली लड़की सूजन विडमार्क सिर्फ 21 साल की थी। उसने बताया कि एक आदमी ने उसे ट्रक में बैठने को बोला। जब वो बैठी, उस आदमी ने पिस्टल उसके सर पर रख दी और हाईवे की तरफ ड्राइव कर गया। एक सुनसान सड़क पर उसने इंजन बंद किया और उसके साथ रेप किया। रेप के बाद उसने सूजन को कपड़े पहना दिए और ट्रक चलाते हुए बोला, ग्रीन रिवर मर्डर्स के बारे में सुना है ना? सूजन को समझ आ गया ये वही आदमी है। एक रेड लाइट पर उसने ट्रक का डोर खोला और भाग गई। उसने ट्रक का नंबर प्लेट भी देख लिया था। दूसरी लड़की डेब्रा एस्टेस सिर्फ 15 साल की थी। उसके साथ भी वही हुआ। ब्लू और व्हाइट पिकअप ट्रक। आदमी ने उसके सर पर गन रखी और उसे जबरदस्ती रेप किया। फिर उसे जंगल में छोड़ दिया हथकड़ियों के साथ। लेकिन वो जैसे तैसे भाग गई। पुलिस को अब लगने लगा ये दोनों केस कनेक्टेड हैं और शायद यही ट्रक वाला आदमी ही ग्रीन रिवर किलर का है। सितंबर 1982 पुलिस ने एक आदमी को रोका, एक ब्लू एंड व्हाइट ट्रक के साथ। उसका नाम था चार्ल्स क्लिंटन क्लार्क, एक कसाई। उसके पास 2 हैंडगन्स मिले। शिकार ने उसकी फोटो देखी और दोनों ने उसे पहचान लिया। क्लार्क को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इंटेरोगेशन के बाद एक और ट्विस्ट आया। क्लार्क ने एडमिट किया कि उसने अटैक किया था, लेकिन वो अपने शिकार को छोड़ देता था और ग्रीन रिवर किलर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता था। और उस वक्त जब कई शिकार मर रहे थे, क्लार्क के पास इस बात का जवाब था, वो अपने काम पर था। तो क्या ये भी पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया था? हाँ, पुलिस फिर से जीरो पर आ गई थी। उसी वक्त एक और लड़की गायब हो गई। मैरी ब्रिजिट मीहन सिर्फ 19 साल की और 8 महीने प्रेग्नेंट थी। उसकी किडनैपिंग ने पुलिस को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। डिटेक्टिव राइकर्ट के दिमाग में एक अजीब सी बात आई, क्या पता किलर हमारे हेल्पर्स में से ही कोई हो। एक 44 साल का टैक्सी ड्राइवर जो हेल्पर्स ग्रुप में काम कर रहा था, सडनली उनका शक उस पर गया। FBI ऑफिसर जॉन डगलस ने कहा, ग्रीन रिवर किलर एक 30 से 40 साल का आदमी है जो क्राइम सीन्स पर वापस आता है, सिर्फ उन्हें दिमाग में दोबारा जीने के लिए। वो एक धार्मिक इंसान हो सकता है और पुलिस के काम को अच्छे से जानता है। टैक्सी ड्राइवर इन सब चीजों से मेल खाता था। पुलिस ने उस पर नजर रखना शुरू किया, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। वो भी छोड़ दिया गया और इस बीच एक के बाद एक लड़कियां गायब होती गईं।
1983 के शुरू होते ही सिएटल में मौत का सिलसिला और तेज हो गया। बॉडीज मिल रही थीं, लेकिन किलर का कोई पता नहीं। ये आदमी हर बार एक नई लड़की उठाता, उसे मारकर नदी या जंगल में फेंक देता। इस सीरियल किलर का डर जो पूरे सिएटल में फैल गया था और अब शुरू होने वाला था अमेरिका के हिस्ट्री के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की तलाश। 1983 सिएटल के आसमान पर अब एक परछाई छा गई थी। एक ऐसी परछाई जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन हर कोई उसे महसूस कर रहा था। एक के बाद एक जवान लड़कियां, मोस्टली सेक्स वर्कर्स, गायब हो रही थी। किसी की बॉडी ग्रीन रिवर के पानी में मिलती तो किसी की जंगल में, और कुछ तो कभी मिली ही नहीं। पुलिस फोर्स थक चुकी थी। उनके पास फाइल पर फाइल इकट्ठी होती जा रही थी। रिपोर्ट्स और एविडेंस थे, लेकिन कोई सॉलिड लीड नहीं। किलर हर बार पुलिस से एक कदम आगे था। मई 1983 तक 14 लड़कियां गायब हो चुकी थीं। उनमें से एक थी मारी माल्वर। अप्रैल 30, 1983 मरी का बॉयफ्रेंड उसे क्लब में छोड़कर गया था। जब उसने देखा मरी एक डार्क ग्रीन रंग के पिकअप ट्रक के ड्राइवर से बात कर रही थी, और कुछ सेकंड्स बाद वो उसके ट्रक में बैठ गई। बॉयफ्रेंड को कुछ अजीब लगा। उसने ट्रक का पीछा किया, लेकिन एक सिग्नल पे वो रुक गया और ट्रक गायब हो गया। वो मरी को कभी दोबारा नहीं देख पाया। एक हफ्ते बाद मरी के पिताजी और भाई ने वही ट्रक देखा जहां उसके बॉयफ्रेंड ने उसे देखा था। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ट्रक के ओनर से पूछा, एक आम सा आदमी जिसका नाम था गैरी रिजवे। उसने बिल्कुल शांति से कहा, मैंने उस लड़के को कभी देखा ही नहीं। पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला और वो वहां से चले गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी से वो अभी मिलके गए हैं वही ग्रीन रिवर किलर था। कुछ महीने बाद एक और सेक्स वर्कर गायब हो गई, किमी काय पित्सौर। उसके दोस्त ने बताया, किमी एक डार्क ग्रीन पिकअप ट्रक में बैठी थी। ड्राइवर के मुंह पर धब्बे थे और वो ट्रक वही था, रिजवे के ट्रक जैसा। लेकिन फिर भी दोनों केसेस को कनेक्ट नहीं किया गया। पुलिस ने उस वक्त लिंक नोटिस ही नहीं किया। जुलाई 1983 ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बिल्कुल हार मान चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन भी स्लो हो गई थी, रिसोर्सेस कम पड़ रहे थे और हर नया केस एक और परेशानी खड़ा कर रहा था। पुलिस ने डिटेक्टिव बॉब केपल को वापस बुलाया, वही टेड बंडी केस का इन्वेस्टिगेटर। केपल ने 3 महीने लगाकर पूरा केस फिर से देखा और एक रिपोर्ट लिखी। अगर किलर को पकड़ना है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा ऑर्गेनाइज करना होगा। फाइल्स बिखरी हुई हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स मिक्स्ड हैं और कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शॉक्ड थे। इन्वेस्टिगेशन तब तक अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका था, लेकिन रिजल्ट 0। फिर भी डिटेक्टिव्स ने हार नहीं मानी। 8 मई 1983 एक फॉरेस्ट एरिया मेपल वैली के पास एक फैमिली मशरूम ढूंढ रही थी जब उन्हें एक और बॉडी मिली। बॉडी 21 साल की कैरल एन क्रिस्टनसन की थी, लेकिन इस बार किलर ने कुछ अजीब किया था। क्रिस्टनसन के सर पर एक ब्राउन पेपर बैग था और जब वो हटाया गया तो उसके गले पर एक मछली रखी हुई थी। एक और फिश उसकी छाती पर थी और एक बॉटल उसके पेट के बीच में। उसके हाथ क्रॉस करके पेट पर रखे गए थे और ऊपर गाय का मांस रखा गया था, जैसे किलर कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। एग्जामिनेशन ने बताया क्रिस्टनसन का भी गला दबाया गया था और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसके बॉडी पर पानी के निशान थे, लेकिन बॉडी मिली थी नदी से कोसों दूर। पुलिस फोर्स ने डिसाइड किया यह भी ग्रीन रिवर किलर का ही काम है। 1983 की गर्मियों तक और 9 लड़कियां गायब हो गईं। सब सेक्स वर्कर ही थीं, सब जवान थीं
और सब गायब हुईं रेड लाइट एरिया से। सितंबर के बाद बॉडीज मिलनी शुरू हुई सी टैक एयरपोर्ट के आसपास, स्टार लेक के पास और कुछ तो 30-40 मील दूर पहाड़ों में। एक पैटर्न बन रहा था। ग्रीन रिवर के आसपास, एयरपोर्ट के साउथ और I-90 हाईवे के आसपास। जॉन डगलस ने रिपोर्ट में लिखा, ये किलर अपनी शिकार को कचरा समझता है, इसलिए वो उन्हें कूड़े फेंकने की जगह और खाली सड़क के पास फेंकता है। दिसंबर 1983 3 और बॉडीज मिलती हैं। एक प्रेग्नेंट वुमन मैरी मीहान और उसका अनबॉर्न बेबी दोनों एक साथ दफनाए गए थे। उनके आसपास छोटी प्लास्टिक ट्यूब्स और पेंसिल्स मिले। कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद किमी काइपित्सौर का सिर मिला, वही लड़की जिसे रिजवे ने ट्रक में बिठाया था। उसका बाकी बॉडी अलग लोकेशन से मिली, जैसे किलर पुलिस को कंफ्यूज कर रहा हो। पुलिस टास्क फोर्स अब टूटने लगी थी। डिटेक्टिव्स परेशान हो गए थे, पब्लिक में भारी गुस्सा था और मीडिया चिल्ला रही थी। ग्रीन रिवर टास्क फोर्स एक मजाक है। फिर 1984 की शुरू में एक नया चैप्टर खुला। कुछ और बॉडीज मिलनी शुरू हुई और एक नया क्लू, जिससे फाइनली पुलिस फिर से पहुंच गई उसी आदमी के पास जिसे वो 1 साल पहले छोड़कर चले गए थे, गैरी लियोन रिजवे। फरवरी 14, 1984 I-90 हाईवे के पास एक और स्केलेटन मिला, 18 साल की डेनीस प्लेगर। उसके बाद 2 महीने के अंदर 9 और बॉडीज मिली, सभी के साथ एक ही कहानी, गला घोटना, सेक्सुअल असॉल्ट और जंगल में लाश। तरीका साफ वही था और ये पैटर्न एक ही आदमी फॉलो कर रहा था। टास्क फोर्स ने एक मैप बनाया, सभी बॉडीज की लोकेशंस मार्क किए और जब वो डॉट्स को कनेक्ट किया गया तो एक ट्रायंगल बना, किलर का हंटिंग ग्राउंड। ट्रायंगल के बीच का एरिया सी टैक एयरपोर्ट, स्टार लेक और मिलिट्री रोड। और गेस करो, गैरी रिजवे का घर एग्जैक्टली इसी एरिया के बीच था। अप्रैल 1984 इन्वेस्टिगेटर्स को एक नया क्लू मिला, एक जूते का प्रिंट साइज 10-11 जो एक विक्टिम के पास से मिला था। वो उन्हें एक नई दिशा दे सकता था। उसी टाइम एक ज्योतिष बारबरा कुबिक पैटर्न ने एक भविष्यवाणी की। उसने कहा, मुझे दिखा है एक और बॉडी इंटरस्टेट 90 के पास मिलेगी। पुलिस ने पहले इग्नोर किया, लेकिन बारबरा अपनी बेटी के साथ खुद उसको ढूंढने निकल गई और उसने एक और बॉडी ढूंढ ली। विक्टिम थी अमीना अगाशेफ, 36 इयर्स ओल्ड। वो बाकी शिकार से अलग थी, न सेक्स वर्कर न घर से भागी हुई। वो एक वर्किंग वेट्रेस, एक माँ जिसकी एक अच्छी लाइफ थी। फिर भी उसका मर्डर बिल्कुल ग्रीन रिवर पैटर्न जैसा था। गला घोट के लाश को फेंक दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रहा था किलर का टारगेट पैटर्न बदल क्यों रहा है या वो बस मजे ले रहा था। मई 1984 2 बच्चे जोवेटा रोड के पास खेल रहे थे जब उन्होंने एक कंकाल देखा। 15 साल की कोलिन ब्रॉकमैन, वो भी सेक्स वर्कर थी, घर से भागी हुई थी और फिर से ग्रीन रिवर पैटर्न। अब पुलिस को यह लग रहा था ये किलर अपनी बाउंड्री बड़ी कर रहा है। अब सिर्फ सियाटल में नहीं, पूरे वॉशिंगटन स्टेट में शिकार कर रहा था। 1984 के अगस्त में सैन फ्रांसिस्को जेल के 2 क्रिमिनल्स ने कन्फेस किया कि वो ही ग्रीन रिवर किलर्स हैं। मीडिया ने खूब हवा बनाई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ झूठ निकला। लेकिन कुछ महीने बाद एक ऐसा ऑफर आया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। फांसी के इंतजार में एक और सीरियल किलर बैठा था, टेड बंडी। उसने डिटेक्टिव बॉब कैपल को लेटर लिखा, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं ग्रीन रिवर किलर को समझने में। कैपल ने बंडी की लेटर एक्सेप्ट किए। बंडी ने लिखा, किलर अपने शिकार को जानता है, वो उनसे दोस्ती करता है और फिर एक दिन उन्हें मार देता है और वो अपने शिकार के बॉडीज के पास वापस जाता है, सिर्फ उन पल को फिर से महसूस करने के लिए। बंडी ने एक और चीज बोली, तुम्हें जहां लास्ट बॉडीज मिली हैं उसके आसपास और भी बॉडीज मिलेंगी। किलर उन्हीं जगहों के पास रहता है। कैपल और FBI ने ये नोट्स सीरियसली लिए और ये लेटर्स बाद में सीरियल किलर साइकोलॉजी के फाउंडेशन बने।
1985 के शुरू होने तक 31 शिकार ऑफिशियली लिस्ट पर थे, लेकिन असल में मिसिंग लड़कियों का नंबर 40 के ऊपर था। पुलिस को लगने लगा ये शैतान कभी रुकता ही नहीं। मार्च 1985 एक और बॉडी मिली, कैरी रॉस, सिर्फ 15 साल की। उसके बाद ओरेगॉन के फॉरेस्ट से और 2 कंकाल मिले, डेनिस बुश और शर्ली शेरिन। अब यह क्लियर था, किलर सियाटल से निकलकर ओरेगन तक पहुंच गया था। जॉन डगलस ने एक शॉकिंग कंक्लूजन दिया, शायद 2 सीरियल किलर हो सकते हैं। उन्होंने बोला, एक किलर बॉडीज को हाइड करता है और दूसरा ओपनली एक्सपोज करता है। बट कोई प्रूफ नहीं था। पुलिस के पास सिर्फ हवाई बातें थी और एक परछाई जो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहती थी। 1987 5 साल बीत चुके थे और ग्रीन रिवर किलर अब तक आजाद था। सियाटल पुलिस थक चुकी थी, पब्लिक का भी पेशेंस खत्म हो गया था। लेकिन पुलिस की किस्मत में अब कुछ अलग होने वाला था। वो था गैनी लियोन रिजवे। गैरी एक सिंपल आदमी दिखाई देता था। ट्रक पेंटर था, केंटवर्थ ट्रक फैक्ट्री में 30 साल से काम कर रहा था। एक मिडिल क्लास घर, एक सिंपल लाइफ और एक शांत आदमी जैसे किसी को भी शक नहीं हो सकता। लेकिन उस शांत चेहरे के नीचे वो इंसान नहीं था, वो एक शैतान था। अप्रैल 1987 डिटेक्टिव मैट हेनी को एक ओल्ड केस फाइल मिलती है। उसमें लिखा था 1982 में पुलिस ने एक हरे रंग के पिकअप ट्रक वाले आदमी से पूछताछ की थी, जो एक सेक्स वर्कर के साथ देखा गया था। और वो वर्कर थी कैली मगिनस, ग्रीन रिवर की एक मिसिंग विक्टिम। हेनी ने और इन्वेस्टिगेशन की और एक और शॉकिंग चीज मिली। 1983 में जब मरी मालवार गायब हुई थी, तो विटनेस ने उस ट्रक का एग्जैक्ट रूट फॉलो किया था और वो ट्रक जाके रुका था गैरी रिजवे के घर पर। पहेली के सारे पीसेस अब जुड़ने लगे थे। हेनी ने रिजवे के पास रिलेशनशिप्स चेक किए। एक्स वाइफ ने बताया गैरी अक्सर उन्हीं एरियाज में घूमता था जहां से बॉडीज मिलती थी। दर्जनों सेक्स वर्कर्स ने भी बताया कि वो आदमी हर रात रेड लाइट एरिया में दिखता था, हमेशा एक पिकअप ट्रक में। और सबसे खौफनाक बात क्या, रिजवे हर उस दिन एब्सेंट था अपने काम से जिस दिन एक नई विक्टिम गायब हुई थी। अप्रैल 8, 1987 पुलिस ने वारंट लिया और रिजवे के घर पर रेड की। सैंपल्स लिए गए, हेयर, सलाइवा, सीमन, फाइबर्स, फोटोग्राफ्स, सब लैब भेज दिया गया। लेकिन उस वक्त फोरेंसिक डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, एविडेंस पक्के नहीं थे, कुछ प्रूव नहीं हुआ। पुलिस ने उसे फिर से छोड़ दिया और गैरी फिर से आजाद हो गया। हैरानी की बात यह थी, हत्यारा शुरू से उनके सामने ही था और वो फिर भी उसे जाने दे रहे थे। कुछ हफ्ते बाद टास्क फोर्स के हेड कैप्टन पॉम्पे की मौत हो गई स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट के दौरान। मीडिया ने तुरंत थ्योरी बनाई, ग्रीन रिवर किलर ने ही उसे मारा है। लेकिन यह भी एक अफवाह निकली। 1988 से 1990 के बीच ग्रीन रिवर में मर्डर्स अचानक रुक गए, बॉडीज मिलनी बंद हो गई और सिटी ने सोचा शायद किलर मर गया। लेकिन सच ये था, वो सिर्फ छुप गया था। 1991 तक टास्क फोर्स ऑफिशियली खत्म कर दिया गया था। सिर्फ एक डिटेक्टिव बचा था, टॉम जेनसन। पूरा केस अब एक बंद बस्ते में चला गया था। 49 डेड बॉडीज, $15 मिलियन का खर्च और कोई किलर पकड़ा नहीं गया। फिर आया 2001, ऑलमोस्ट 20 साल बाद। किंग काउंटी के नए शेरिफ
डेव राइकर्ट, वही डिटेक्टिव था जो शुरू से केस में था, ने डिसाइड किया ये केस मैं खत्म करके ही रहूंगा। नई टीम बनी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डीएनए स्पेशलिस्ट और नई टेक्नोलॉजी के साथ। पुराने सैंपल्स दोबारा लैब्स भेजे गए, स्पेसिफिकली 3 शिकार के, ओपल मिल्स, मार्शा चैपमैन और कैरल क्रिस्टेंसन। उनके बॉडीज पर सीमेन के माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस मिले थे जो किलर ने छोड़े थे। उस वक्त तक फोरेंसिक साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी थी। डीएनए एनालिसिस अब क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट दे सकता था। लैब ने उन सैंपल्स को कंपेयर किया एक आदमी के ओल्ड सैंपल से जो 1987 में लिया गया था, गैरी लियोन रिजवे का। सितंबर 10, 2001, शेरिफ राइकर्ट को एक कॉल आई। सर, वी हैव अ मैच। डीएनए सैंपल्स गैरी रिजवे से परफेक्टली मैच हो गए हैं। राइकर्ट रो पड़ता है। 19 साल की इन्वेस्टिगेशन, दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स और फाइनली एक नाम, एक चेहरा, एक शैतान। नवंबर 30, 2001, गैरी रिजवे को उसके फैक्ट्री से निकलते वक्त अरेस्ट कर लिया गया। उस पर 4 मर्डर्स के चार्ज लगाए गए, ओपल मिल्स, मार्शा चैपमैन, कैरल क्रिस्टेंसन और सिंथिया हाइंस के केसेस में। पुलिस ने उसके घर और ट्रक्स दोबारा सर्च किए। एविडेंस मिले, फाइबर्स, पेंट पार्टिकल्स, डीएनए, सब कुछ मैच हुआ शिकार से। रिजवे एक पूजा पाठ वाला आदमी था जो बाइबल पढ़ता था और सेक्स वर्कर्स के खिलाफ बातें करता था। वो असल में उन्हें मारकर पानी के पास दफनाता था। उसकी एक्स वाइफ ने बताया गैरी की सेक्स की भूख नॉर्मल नहीं थी। वो रोज 3-4 बार सेक्स चाहता था, कभी घर में, कभी ट्रक में, कभी जंगल में, वहीं जहां से बॉडीज मिलती थी। नेबर्स कहते थे वो हमेशा सेक्स वर्कर्स को कंप्लेन करता था कि ये हमारे एरिया को गंदा कर रही हैं, लेकिन रात को वही उन्हें पिकअप करता था। एक धार्मिक पाखंडी, एक शिकारी, एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर। 2003 में कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। गैरी ने शुरुआत में खुद को नॉट गिल्टी बताया, लेकिन जब जज ने डेथ पेनल्टी अनाउंस की, उसने एक डील ऑफर की। मैं सब सच बता दूंगा अगर मुझे डेथ पेनल्टी नहीं दी गई तो। नवंबर 5, 2003, गैरी लियोन रिजवे ने बताया उसने 48 औरतों का मर्डर किया था। उसने कहा, मैंने वेश्याओं को इसलिए चुना क्योंकि मैं उनसे नफरत करता था। मैं नहीं चाहता था उन्हें पैसे दूं। मुझे पता था उनकी मिसिंग रिपोर्ट जल्दी नहीं लिखी जाएगी। मैं उन्हें मार सकता था जितना चाहूं। ये सुनकर कोर्ट रूम का माहौल ठंडा हो गया। विक्टिम्स के परिवार रो रहे थे और रिजवे के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने सब बताया, कैसे वो उन्हें ट्रक में लेता था, सेक्स करता था और फिर उन्हें मिलिट्री रोड के पास मार देता था। बॉडीज को इकट्ठा दफनाता था ताकि वो वहां जाकर उन पलों को याद कर सके। किंग काउंटी ने उससे 48 लाइफ सेंटेंसेस दी, पर उनके लिए जस्टिस कभी पूरा नहीं हुआ। एक किलर जिसे दुनिया ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानती है, आज भी जेल में जिंदा है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं रियल नंबर 48 नहीं, शायद 70 या 80 तक हो सकता है। कभी कभी शैतान एक मास्क पहनता है, कभी वो भगवान का भक्त बन जाता है, कभी पड़ोसी, कभी एक आम सा ट्रक पेंटर। गैरी रिजवे ने सबको दिखाया, शैतान हमारे आसपास रहता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। और इसी के साथ हमारा ये केस खत्म होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गैरी रिजवे जैसे सीरियल किलर्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आपको इस कहानी ने हिला दिया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावना है।